नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित से चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां का पार्ट 2। तो देखिए, हम समांतर श्रेणियों में आज जानेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकलेगा? तो देखिए, एक उदाहरण लेते हैं कि रीना को एक नौकरी मिलती है और यह तय होता है कि उसे 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और हर वर्ष इंक्रीमेंट उसे 500 रुपए का दिया जाएगा। 500 रुपए का उसे हर एक वर्ष के बाद इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो जैसे हमने लिया कि पहले वर्ष रीना की जो इनकम थी वो कितनी थी? 8,000 थी। दूसरे वर्ष उसकी इनकम कितने रुपए हो गई? 8,000 रुपए धन 500 रुपए। तीसरे वर्ष उसकी इनकम कितनी हो गई? तो देखिए, चलिए, तीसरे वर्ष उसकी इनकम हो गई 8,000 धन 500 रुपए। इस तरह से हर वर्ष 500 रुपए की वृद्धि होती रही। तो इसे यदि हम व्यवस्थित करके लिखें तो किस तरह से लिखेंगे कि 8,000 और कितने 500 है? तीसरे वर्ष 3 से कितने कम है? देखिए, 500 यहाँ पर 2 500 है, तो हम लिख देंगे 2 गुणा 500। इसे हम और भी व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। 8,000 धन, तीसरे वर्ष की बात है इसलिए 3 आना अनिवार्य है, तो हम इसे लिख देंगे 3 - 1 500। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये तीसरे वर्ष की बात है। यदि हम रीना की nवें वर्ष कितनी उसकी सैलरी है यदि जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? हम यहां पर देखते हैं 8,000 धन nवें वर्ष, तो n - 1 500। तो nवें वर्ष रीना की सैलरी क्या हो गई? 8,000 धन n - 1 500। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि प्रथम पद यानी प्रथम वर्ष में जो उसकी सैलरी थी वो क्या कहला रही है? प्रथम पद। तो यहां पर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है यहां पर 8,000, जिसे हम वास्तव में जब सूत्र निर्माण करेंगे तो किससे दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे। सार्वांतर क्या है? देखिए, सार्वांतर यहां पर है डी, जिसे हम मानते हैं हर वर्ष कितना मान बढ़ते जा रहा है, हर वर्ष 500 रुपए की वृद्धि होते जा रही है। तो यहां पर सार्वांतर है 500 रुपए। तो इस तरह से हम nवें वर्ष सैलरी क्या होगी वो निकाल सकते हैं। देखिए, प्रथम पद के स्थान पर ए और सार्वांतर के स्थान पर डी रख दीजिए। तो nवां पद क्या निकलेगा? देखिए, 8,000 के स्थान पर हमने लिख दिया a धन n - 1 और 500 के स्थान पर रख दिया d। तो जब भी हमें nवां पद निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रथम पद a धन धन n - 1d। n - 1d क्या है? सार्वांतर का n वर्ष से एक कम से गुणा करना। तो इस तरह से हमारे पास सूत्र निर्मित हुआ कि nवां पद यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? a धन n - 1d, जहां a होगा प्रथम पद और d होगा सार्वांतर। चलिए समझते हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद a, सार्वांतर d और nवां पद an है। ये प्रथम पद a है, सार्वांतर d है, nवां पद an है और पदों की संख्या n है। तो देखिए, अब हम इसे समझेंगे। इसमें है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an ज्ञात करना है। तो हमारे पास nवां पद का क्या सूत्र है? an बराबर a धन n - 1d। an बराबर a धन n - 1d। यहां पर a का मान रख दीजिए 7, n का मान रख दीजिए 8 ऋण 1 और d का मान हमारे पास है 3। तो सीधे सीधे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 धन 8 में से 1 गया तो 7, और 7 का जब 3 से गुणा किया तो 7 त्रे 21। तो देखिए, 7 धन 21 बराबर 28। हमें पहले वाले का उत्तर कितना प्राप्त हुआ? an का मान कितना प्राप्त हुआ? 28। यहां पर हम लिख देंगे 28। इसी प्रकार दूसरा देखिए, इसमें हमें a दिया हुआ है और d दिया हुआ है। पुनः हम दूसरे सवाल के लिए फिर से सूत्र को उतार लेंगे। an बराबर a धन n - 1d
ये हमने पुनः सूत्र को उतार लिया। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, रख दीजिए मान, an कितना दिया हुआ है 0, a कितना दिया हुआ है ऋण 18 धन, और क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है 10 ऋण 1, और d का मान हमें ज्ञात करना है, तो d के स्थान पर हम d ही रहने देंगे। तो बहुत आसान है, ऋण 18 का पक्षांतर हो जाएगा तो ये 18 हो गया, और 10 में से 1 गया तो 9d, तो d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 18/9। तो कितना प्राप्त हुआ d का मान 2 प्राप्त हुआ। दूसरे सवाल में हमें सार्वंतर d का मान 2 प्राप्त हुआ, यहां पर हम लिख देंगे 2। अब हमारे पास तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, a अप्राप्त है हमें, तो सबसे पहले हमने पुनः तीसरे सवाल में फिर से हमने सूत्र लिख दिया, an बराबर a धन n-1d, ये हमने सूत्र लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, an कितना है ऋण 5 है, a कितना है पता नहीं, धन n कितना है 18 है, ऋण 1, और d का मान है ऋण 3। देखिए अब इसे हम हल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए ऋण 5 a धन 18 में से 1 गया तो 17, और 17 तिया 51। अब ये चूंकि ऋण है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 51। तो a हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण 5 और ऋण 51 इस तरफ आया तो धन 51 कितना प्राप्त हो गया, a बराबर 46। a का मान कितना प्राप्त हो गया 46 प्राप्त हो गया। तो यहाँ हम तीसरे वाले सवाल में लिख देंगे 46। इसी प्रकार अब लेते हैं चौथा वाला सवाल। चौथा वाला सवाल में क्या अज्ञात है, n अज्ञात है, पदों की संख्या ही हमें प्राप्त नहीं है। तो देखिए सूत्र हमने फिर से लिख दिया, an बराबर a धन n-1d, फिर से हमने nवां पद का सूत्र रख दिया, और an का मान कितना है अब हमारे पास चौथे सवाल में 3.6, ये देखिए 3.6 लिख दिया। फिर हमें और क्या ज्ञात है, a है, a कितना है -18.9 हमारा a है, धन n का मान कितना है, देखिए n का मान हमें प्राप्त नहीं है n-1, और d का मान है यहाँ पर 2.5, d का मान कितना है 2.5। तो देखिए ये जब हम ऋण 18.9 को इस तरफ लाएंगे तो 3.6 धन 18.9 हो गया, और यहाँ पर देखिए n-1 में जब 2.5 का गुणा करेंगे तो 2.5n - 2.5, इस तरह से हमें मान प्राप्त हो गए। ये -2.5 को भी हम इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले इनको जोड़ दीजिए 21, और ये हो गया 22.5, और ये ऋण 2.5 और आ गया तो धन 2.5 हो गया, और 2.5। तो देखिए अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, n को हमें अकेला करना है तो सीधे सीधे ये हो गया 25/2.5। तो 25 2.5 से 25 कितने बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो हमें n का मान कितना प्राप्त हुआ, चौथे सवाल में n का मान हमें 10 प्राप्त हुआ, अर्थात इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 10 है। अब ये हम अंतिम वाला ले लेते हैं, पांचवा में हमें फिर से हमने लिख देना है, nवां पद का सूत्र है an बराबर a धन n-1d। ये देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, देखिए an हमें ज्ञात करना है तो an जैसे का वैसा रख दीजिए। a का मान कितना है 3.5 है, ये देखिए 3.5। n का मान कितना है 105 है, ऋण 1 है तो 1, और d का मान हमारे पास है 0। तो कितना हो जाएगा, an बराबर 3.5 धन 105 में से जब 1 कम हो जाएगा तो 104 गुणा 0 किया तो 0 हो गया। तो सीधे सीधे हमारे पास an का मान कितना प्राप्त हुआ, 3.5 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम सारणी को अलग अलग तरीके से an, n और d निकालकर हल करेंगे। अब समझते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी वास्तव में किस रूप में होती है, समांतर श्रेणी अभी हमने समझा कि उसका प्रथम पद यदि a है तो द्वितीय पद उसमें d होगा, a प्लस d होगा, फिर तृतीय पद उसमें और d बढ़ते ही जाएंगे, d प्लस d, और फिर चौथा पद में और भी d बढ़ते ही जाएंगे इस तरह से, या हम इसे व्यवस्थित रूप में इस तरह से लिखेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से समांतर श्रेणी
बनती है। तो हमें इसी सूत्र के आधार पर हमें यह जानना है इन समांतर श्रेणियों के इन खाली डिब्बों में क्या क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमें पता है कि समांतर श्रेणी का nवा पद, देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद a है, दूसरा पद a धन d है, तीसरा पद a धन 2d है, चौथा पद a धन 3d है, या nवा पद a धन n-1d है, ऐसा हमें पता है। तो देखिए हम इस a धन n-1d nवा पद फार्मूले का इस्तेमाल करके इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है हमारा 2 फिर ब्लैंक फिर 26। तो हमें यह पता चल गया कि प्रथम पद क्या दिया हुआ है। प्रथम पद हमारा a बराबर 2 दिया हुआ है। द्वितीय पद क्या होता है? देखिए द्वितीय पद हमारे पास a धन d का मान ज्ञात नहीं है। और तृतीय पद देखिए, तृतीय पद अर्थात a धन 2d का मान कितना प्राप्त है? 26 प्राप्त है। जब हमें a धन 2d का मान प्राप्त है तो यहाँ मान रख दीजिए a का मान हमने 2 रख दिया। 2 इंटू 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 2 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 24/2। कितना प्राप्त हुआ? d का मान 12 प्राप्त हुआ। तो द्वितीय पद वास्तव में a और d से मिलकर बना है। तो क्या हो जाएगा द्वितीय पद? द्वितीय पद हो जाएगा हमारा a धन d अर्थात a का मान है 2 और d का मान है 12। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 14 प्राप्त होगा। तो पहले डिब्बे में हम लिख देते हैं 14, क्योंकि पहला पद हमें ज्ञात था, दूसरा पद ज्ञात नहीं था, तीसरा पद हमें ज्ञात था। इस आधार पर हमने a धन d का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार दूसरा वाला सवाल देखिए। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर हमें पहला ब्लैंक है, दूसरा दिया है, तीसरा और चौथा दिया हुआ है। तो दूसरा पद, द्वितीय पद का क्या फार्मूला? a प्लस d बराबर कितना दिया हुआ है? 13। और चतुर्थ पद अर्थात a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है? 3। जब हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए घटाने पर a से a कट गया, d से माइनस 3d घटा तो कितना बचा? माइनस 2d। 13 में से 3 गया तो 10। तो d बराबर हो जाएगा 10/-2 और काटने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? ये वाला ऋण और ये वाला 5, ऋण 5। d का मान कितना प्राप्त हुआ? ऋण 5। जब d का मान ऋण 5 प्राप्त हुआ तो प्रथम पद का मान भी हमें ज्ञात हो जाएगा। प्रथम पद यहाँ देखिए, इस पहले वाले समीकरण में हम d का मान ऋण 5 रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा? a धन d बराबर 13 है, d का मान हम रख देंगे ऋण 5, ये रख दिया। तो a बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 5 का पक्षांतर हो जाएगा, तो a का मान 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम भरने लगेंगे खाली स्थान तो a का मान कितना प्राप्त हुआ? 18। 18 से फिर 5 कम हुए तो 13, ऋण 5 क्योंकि सार्वंतर है, फिर उससे 5 कम होंगे तो कितना होगा? 8, और फिर उससे 5 कम होंगे तो यहाँ होगा 3। इस तरह से दूसरा सवाल हल होगा। अब हम लेते हैं तीसरा वाला सवाल। क्या है? इसी का तीसरा सवाल है, हाँ तीसरा सवाल में पहला है 5, यानी प्रथम पद हमें दिया हुआ है 5, द्वितीय पद हमें ज्ञात नहीं है, a प्लस d का मान ज्ञात नहीं है, फिर तृतीय पद a प्लस 2d का मान भी हमें ज्ञात नहीं है। हमें चतुर्थ पद ज्ञात है, a प्लस 3d का मान हमें क्या ज्ञात है? 9 सही 1/2। तो अब देखिए हमारे पास a का मान 5 है तो यहाँ हम रख देंगे, a का मान कितना रख दिया? 5। 3d इज इक्वल टू हो गया 9 सही 1/2 और ये हो गया -5, ये ऋण 5 हो गया। तो 3d बराबर कितना हो जाएगा? 4 सही 1/2। 5 पूरा घट गया, पूरे वाले 5 जब घट गए तो 4 सही 1/2। तो d का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए इसे हम हल भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/2 और ये 3 आ गया और बटे में तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। तो d का मान कितना प्राप्त हुआ? 3/2 प्राप्त हुआ। इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2। अब देखिए यहाँ पर 5 में जब 1 सही 1/2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 सही 1/2। फिर 6 सही 1/2 में फिर से 1.5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 में फिर 1.5 बढ़ गया तो 9 सही 1/2।
सार्वांतर बढ़ते जाता है और प्रथम पद के बाद सार्वांतर जुड़ते जाता है। ठीक, इस तरह से तीसरा वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे चौथा और पांचवे को हल। तो चौथे के लिए हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या ज्ञात है। चौथे में देखिए, चौथे वाले सवाल में हमें प्रथम पद ऋण 4 प्राप्त है, तो ए का मान हमने लिख दिया ऋण 4। फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच और षष्ठम पद हमें ज्ञात है। छठवां पद ए धन 5d, छठवें पद को हम क्या लिखते हैं, ए धन 5d। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ ए का मान ऋण 4 रख दीजिए, ऋण 4 धन 5d बराबर 6, तो 5d बराबर हो जाएगा 6 धन 4, तो d बराबर हो गया 10/5। कितना हुआ d का मान, 2 हुआ, d का मान 2 हुआ। तो ठीक है, हम 2 बढ़ाते जाएंगे। ऋण 4 में 2 बढ़ाया तो कितना हुआ, ऋण 2। ऋण 2 में और 2 बढ़ाया तो कितना हुआ, 0। 0 में और 2 बढ़ाया तो 2, 2 में और 2 बढ़ाया तो 4, और 4 में और 2 बढ़ाया तो 6। इस तरह से ये चौथा सवाल भी पूर्ण हुआ। अब हम लेते हैं पांचवा सवाल। क्या है पांचवा सवाल, देखिए अब इसमें पांचवा सवाल में हमें केवल द्वितीय पद दिया हुआ है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम पद दिया हुआ है। तो द्वितीय पद दिया हुआ है यानी ए धन डी का मान कितना दिया हुआ है, 38। और छठवां पद दिया हुआ है यानी ए धन 5d का मान कितना दिया हुआ है, ऋण 22। फिर यहाँ पर हम घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ये घटा दिया हमने तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये से ये कैंसिल, यहाँ बचा -4d और ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया 60। तो d बराबर हो गया 60 बटे ऋण 4, तो प्राप्त हुआ हमें ऋण 15। कितना प्राप्त हुआ, ऋण 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देखेंगे कि ऋण 15 यानी यहाँ पर सार्वांतर ऋण 15 होने के कारण संख्याएं घट रही हैं। संख्याएं कैसी हो रही हैं, ये देखिए। प्रथम पद मान लो यहाँ पर 38 द्वितीय पद है, यहाँ देखते हैं ए धन डी कितना है, 38 है। तो डी का मान कितना है, ऋण 15 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 38 धन 15। तो डी बराबर ए बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया 53। ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 53। ये देखिए 53 से घटकर 53 से 15 घटकर कितना प्राप्त हुआ, 38। 38 से और 15 घटकर कितना प्राप्त हो जाएगा, 23। 23 से और 15 घटकर कितना हो जाएगा, 6 और 8। और 8 से और 15 घटकर कितना हो जाएगा, ऋण 7। ऋण 7 से और 15 जब घटेगा तो प्राप्त होगा ऋण 22। अब ले लेते हैं चौथा प्रश्न। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो माना एनवा पद 78 है, एनवा पद एन बराबर 78 है। एनवा पद क्या होता है, एन होता है, और उसको हमने मान लिया कि वह 78 है। तो सीधे सीधे हमें एनवा पद का क्या सूत्र पता है, ए एन बराबर ए धन n-1d, ये हमें सूत्र पता है। एपी में क्या क्या है दिख रहा है हमें, प्रथम पद ए बराबर कितना दिख रहा है, 3। पहला पद तो आसानी से पता कर सकते हैं हम, प्रथम पद ए बराबर 3 है। सार्वांतर देखिए यहाँ पर सार्वांतर कितना है, डी बराबर ये दूसरे पद में से पहले को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटा दो, या चौथे में से तीसरे को घटा दो। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 = 5। 5 हमारा सार्वांतर है। तो हमें तो n का मान ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78 है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान रख देते हैं हम इस सूत्र में। तो an हमें कितना दिया हुआ है, 78। a कितना दिया हुआ है, 3 प्लस n-1 d का मान दिया हुआ है 5। तो यहां से हम n आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये 3 का हमने पक्षांतर कर दिया तो 78 - 3 हो गया, n-1 × 5। तो n-1 और ये हो गया 75। अब यहाँ पर हमें n-1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 75/5। तो 5 एकम 5 और 5m 25। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15, और ऋण 1 इस तरफ आया तो धन 1। n का मान हमें प्राप्त हुआ 16। अर्थात एपी का, नीचे लिख देंगे आंसर, एपी का 16वां पद 78 है। यह हमारा आंसर आ गया।
छठवां प्रश्न है, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद ऋण 150 है, क्यों? यदि हमें पदों की संख्या प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त होती है, यानी धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि यह ऋण 150 इस श्रेणी में शामिल है, और यदि नहीं प्राप्त होती तो इस श्रेणी में शामिल नहीं है। अभी तो हम मान लेते हैं कि माना ऋण 150 AP का nवा पद है। हमने मान लिया कि ऋण 150 क्या है, AP का nवा पद है, तो क्या हो जाएगा, AN बराबर ऋण 150। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद A बराबर है हमारे पास 11, और सारवांतर D बराबर कितना है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, तो क्या होगा 8 - 11, तो प्राप्त हुआ हमें -3। प्रथम पद A 11 है और सारवांतर है -3, तो सूत्र सीधे सीधे क्या हो जाएगा, AN बराबर A धन n-1D। इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया। AN हमें दिया हुआ है ऋण 150, A का मान दिया हुआ है हमें 11, और n-1 और D का मान हमें कितना दिया हुआ है, ऋण 3। इस तरह से हमने मान रख दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऋण 150 धन 11 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण 11, n-1 और D का मान है -3, तो कितना हो जाएगा, देखिए ऋण 161 हो जाएगा। ऋण 161 प्राप्त हुआ, और फिर हुआ n-1 इंटू -3, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए n-1 ऋण 161 बटे ये गुणा में जो ऋण 3 है वो भाग में आ जाएगा। ये देखिए ऋण 3, तो क्या प्राप्त हो गया, 161 बटे 3, ऋणात्मक आपस में कट गए, तो ऋण 1 जब इस तरफ आया तो धन 1, तो n बराबर क्या प्राप्त हुआ, ये 3 एकम 3, 164 बटे 3, ये n का मान प्राप्त हुआ। चूंकि n प्राकृत संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, हुआ क्या, नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अब ये संख्यात्मक आंकड़े में नहीं आ रहा है ऋण 150, तो हम बोल देंगे ऋण 150 समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी, या यह है 11,8,5,2 का पद नहीं है। ऋण 150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।